Assalamu alaikum again and welcome to Dawn Times. So, Janab, in this session, I have to discuss regard conclusion of the essay. ऐसे के हवाले से ये लास्ट क्लास है क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन, आउटलाइंस, ऐसे एंड टाइप्स ऑफ एसेज, उसके बाद मैंने आप लोगों को बाकी चीज़ों के हवाले से भी बताया है। तो आप लोग वो लेक्चर्स अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग वो डाउन टाइम्स पे देख सकते हैं। इसके अलावा अभी चूंकि KPPMS स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट आया ना, तो आज के बाद आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स में अगर हेल्प चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, जोलॉजी में, साथ साथ कंपलसरी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 6 बाई 6 मतलब जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ना, EDS में या पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, तो आप लोगों के लिए मैंने अलग से फिर ग्रुप्स बनाने हैं। मैंने ऑलरेडी बनाए भी हैं, तो आई विल ऐड यू। बाकी आप लोग एक दो तीन तीन क्लासेस बेशक ले लें, डेमो क्लासेस। अगर आप लोग सेटिस्फाइड होंगे तो बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट में इंशाल्लाह आई विल कंडक्ट सेशन। बिल्कुल मतलब यही है कि आप लोगों को डाउन टाइम्स के प्लेटफॉर्म से हेल्प मिले। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वाकई आप लोगों के साथ हेल्प हो। इसके अलावा मैंने जो अच्छे प्लेटफॉर्म है जिनके साथ अभी मैं एसोसिएटेड हूँ, नोआ के साथ भी, CSPs के साथ भी, तो उनके प्लेटफॉर्म से भी मुझे इन सब्जेक्ट्स में इंशाल्लाह आई हैव टू टीच। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी डाउन टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को वही चीज़, वही कंटेंट, वही डेटा, वही क्लासेस बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट में वन ऑन वन भी मिल सकती है। आप लोग क्लासेस में सीखना चाहे या मैं तो ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट के साथ वन ऑन वन मेंटोरशिप पे क्लासेस कंटिन्यू है, कुछ के साथ ग्रुप फॉर्म में। तो आप लोगों का जो इंग्लिश का कोर्स कंटेंट है ना, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, इंशाल्लाह डेट विल बी इन कंटिन्यूएशन। 10-30 पे आप लोगों का हफ्ते में 5 डेज क्लास होगा आज के बाद, प्लीज़ नोट डाउन इट। वैसे भी इंग्लिश के लिए हफ्ते में 5 डेज ही है, मंडे टू फ्राइडे। क्योंकि वीकेंड पे मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, वहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन अभी मैंने आज पॉल साइंस के हवाले से भी कल नहीं परसों डेमोस्ट्रेशन लेना है, कल साइकोलॉजी का है। तो एट द सेम टाइम मैंने बस दो दो सेशंस को चलाने हैं मैक्सिमम। मतलब इतना मेरे पास वक्त भी नहीं है। लेकिन इवैल्यूएशन में अगर आप लोग चाहते हैं तो यू कैन इन इवैल्यूएशन। बाकी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस डालें क्योंकि यही सब्जेक्ट है जिनकी वजह से आप लोग पास होंगे या फेल। सो डोंट वेस्ट टाइम। जिनका MPT पास है तो आज से आप लोग MCQs को दफ़ा करें, मतलब, और डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे फोकस हो जाए। सो अगेन मोस्ट वेलकम टू द क्लास विशाल, जीशान, गुलनाज। और जनाब आगे आप लोग देखते जाए। आज जो डिस्कशन है वो है कंक्लूजन ऑफ द एसे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी आप किसी भी बातचीत में या डायलॉग में या किसी जरगे में बैठते हैं ना, तो आप लोग इसको कहते हैं ना कि इख्तितामिया। इख्तितामिया का मतलब यही है, या खुलासा कलाम, या इख्तितामिया, या द एंड, या कंक्लूजन। मतलब आपने अगर किसी टॉपिक पर डिस्कस किया या किसी जर्गे में आप बैठ गए, तो आप लोग एंड भी, आपने इसको एंड भी करना है ना। तो अगर आपने ऐसे लिखा तो कंक्लूजन लिखना बहुत लाजमी इसी वजह से है क्योंकि आपने अपनी बात को कंक्लूड करना है। ऐसे में अगर आपने कंक्लूजन ना ही लिखा तो एग्जामिनर समझेगा कि अच्छा आपने तो अच्छी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन आपका गोल कहाँ पे है, आपने ख़त्म कहाँ पे करना है। तो ऐसे का जो कंक्लूजन है, ये भी ऐसे का 10% पार्ट है। ठीक है, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन विच इज 10% ऑफ द होल ऐसे, 75% आपके पास बॉडी पैराग्राफ बनता है। तो कंक्लूजन इज इम्पोर्टेंट yet often left out by most of the students, which always becomes a cause of failure। ये बात तो आप लोगों को वैसे भी आना चाहिए कि कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो इसका मतलब है किसी भी पेपर में, ना कि सिर्फ इंग्लिश ऐसे में, द बेसिक पर्पस ऑफ कंक्लूजन इज टू, ये किया है, समराइज द होल ऐसे इन वन कंटिन्यूअस पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन भी एक कंटिन्यूअस पैराग्राफ है। इसके अलावा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स,
हमारे साथ ये कंक्लूजन भी एक कंटिन्यूअस पैराग्राफ है। आपने पूरे ऐसे को, या आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे में जो यूनिवर्सल हेडिंग्स होती है या जो डिमांड ऑफ द टॉपिक होता है, या आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आप लोगों के ऐसे में जो मतलब मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि क्लाइमेट चेंज काजेज एंड कंसिक्वेंसेस, तो काजेज एंड कंसिक्वेंसेस आपका मेन हेडिंग है ना, उसके अंदर आप सब पॉइंट्स लिखते हैं। तो समराइज का मतलब यही है, जो आपने ऊपर जो लिखा है पैराग्राफ्स में, या लेट सपोज आपने इंट्रोडक्शन भी लिखा है, तो आप लोगों ने उन चीज को एक समराइज फॉर्म में लिखना है। इन CSS एंड PMS ऐसे, इट इज कॉमन टू ब्रिंग अ समरी ऑफ कंक्लूजन और recommendations forward to the start of the essay so that examiner need not read the whole if they don't wish। अभी इसका क्या मतलब है? वैसे यहाँ पे आप लोग एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को, जब यहाँ पे एंड पे हम पहुंचेंगे ना, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दिस सेक्शन माइट आल्सो बी कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट, इसको साइनॉप्सिस या एग्जेक्टिव समरी भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंक्लूजन, तो आप उनको बताओ कि कंक्लूजन एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक खुलासा है। एक आप समझे ना, जिस तरह आप लोग बनाना से या ऑरेंज से आप लोग मगज निकालते हैं, या उनसे आप वो जो क्रक्स निकालते हैं, जो लिक्विड आप निकालते हैं, जो जूस आप निकालते हैं, आप इसको यूँ समझे। एब्स्ट्रैक्ट का भी यही मतलब है ना, जो आपका मेन टॉपिक है उनसे आपने जो मेन पॉइंट्स, मेन क्रक्स, मेन आइडियाज आपने निकालना है। साइनॉप्सिस भी तकरीबन वही चीज़ है, लेकिन चल रिसर्च पेपर में, बाकी चीज़ों में अगर आप लोग देखोगे ना, तो वहाँ पे साइनॉप्सिस कई दफ़ा लिखा होता है। अच्छा, किसी का कोई सवाल है? ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद एग्जेक्टिव समरी। तो समरी का भी यही मतलब है ना, कि जब आपसे कोई पूछता है कि अच्छा आपने इतनी लंबी कहानी बताई, अभी इसका मुझे चंद अल्फाज में या चंद बातों में या चंद सेंटेंसेस में अपनी बात को मुझे अगेन बताओ। मैं वैसे जब क्लास लेता हूँ ना, तो जब हम 1-2 घंटे क्लास लेते हैं, तो लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में मैं स्टार्ट से लेता हूँ कि अच्छा क्लास में आज हमने बेटा ये स्टार्ट में डिस्कस किया, उसके बाद हमने ये टॉपिक्स डिस्कस की, और आज की क्लास में हमने ये सीखा, इसका यही मकसद था, एंड क्लास फिनिश। तो एंड पे बच्चों को समझ भी आता है कि अच्छा सर, आपने 1 घंटा पहले जो स्टार्ट लिया था, या 2 घंटे पहले स्टार्ट लिया था, जब आप क्लास के एंड पे वो चीज़ आप रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे की बात 10 मिनट में बताओगे, लेकिन मेन हेडिंग्स या मेन आउटलाइंस या मेन आइडियाज, तो क्लास में बच्चों को समझ आता है कि अच्छा ये जो 2 घंटों में हमने चीज़ों को रिवाइज किया, समराइज किया, तो उनको समझ में आ जाता है। तो ये मेथड आप लोग अपने लिए भी सीखे, क्योंकि इंशाल्लाह आगे, इंशाल्लाह यू विल बिकम CSS या PMS ऑफिसर्स। तो आप लोग भी अपने एकेडमीज चलाएंगे, या हमारे साथ डाउन टाइम्स के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह यू विल ऑफर सर्विसेज टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है? तो मतलब यही है ना कि आप लोगों ने सीखना है, आगे सिखाना भी है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब आगे इसमें भी माइनर डिफरेंस है कि साइनॉप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट या एग्जेक्टिव समरी, लेकिन मेन समझने की जो बात है वो मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक बता दिया। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देख लो, फर्दर मोर ये ट्रांजिशन डिवाइस है, कॉमा लगा है ना। A conclusion plays a special role in the essay, as a good conclusion should again identify your topic, provide essential context, and indicate your particular focus in the essay। उसके बाद अगर आप लोग देख लो, it also needs to engage your readers। यहाँ पे रीडर्स का मतलब आपका एग्जामिनर है, जिन्होंने आपका पेपर देखना है APSC का या KPPSC का। इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर्स ऑफ द इशू। ये ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब है? आपको पता है कि मुल्क पे वैसे भी इतनी मायूसी है। वैसे भी अगर आप दो देख लो ना, तो दुनिया में आजकल अगर आप सोशल मीडिया पे भी देख लो, तो आए दिन मतलब 100 इश्यूज होते हैं, जिनसे आपका मूड ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो इसी वजह से
अगर आप लोग भी डिप्रेस रहोगे, मायूस रहोगे, कल को आप लोगों ने एसी बनना है, डीसी बनना है, जिला चलाना है, डिवीजन आप लोगों ने चलाना होगा। तो अगर आपके भी ये ओपिनियन होंगे कि बस पाकिस्तान तो ख़त्म है, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान में तो आए दिन धमाके हैं, यहाँ पे तो दहशत गर्दी है, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा है, तो अगर आप भी यही बातें करेंगे तो बाकी आप लोगों के से जो लोग इंस्पायर होंगे, या जो आप लोगों के जो नीचे लोग होंगे, तो वो समझेंगे कि अच्छा ये बंदा तो खुद इतना डिप्रेस है, तो वो भी यही सोच मतलब स्टार्ट करेगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब आप लोग जाते हैं ना, वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा है, वहाँ पे लिखा है आप लोग तो पाकिस्तान से निकल रहे हैं, लेकिन आपने ये भी सोचना है कि इस वतन के पासबा हो तुम, ये मुल्क आपका है, आप लोगों को कल एसी बनना है, डीसी बनना है, चीफ सेक्रेटरी बनना होगा। ये मुल्क आप लोगों ने, हमने चलाना है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग लोग हैं, डेफिनेटली बायोलॉजिकली उन लोगों ने इस दुनिया से जाना है, हम इस मुल्क को चलाएंगे। तो अगर आप लोग भी यही सोचेंगे, अगर आप लोग डर मतलब आप लोग भी डरेंगे इंडिया से या इसराइल से, या आप लोग सोचेंगे कि बस इस मुल्क में कुछ नहीं बचा, मुल्क खत्म है, तो मुझे आप बताओ कि आप लोगों ने फिर मुल्क किस तरह चलाना है। इसी वजह से आप लोगों ने हमेशा, जब आप लोग मिलिट्री मतलब आप देख सकते हैं ना उनके लोगों को, तो वो बहुत अच्छा ऑप्टिमिस्टिक व्यू देते हैं, वो हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं। बेशक उन्होंने उसी दिन जनाजा उठाया हो, लेकिन वो फिर भी अच्छा सोचते हैं। आप DGSPR को देख ले, या आर्मी चीफ के स्पीचेस को देख ले, या आप वैसे भी जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मतलब उनके सामने धमाका भी होगा ना, वो फिर भी कहेंगे कि ठीक है, दुनिया में होते हुआ धमाके, इसराइल में भी होते हैं, रशिया यूक्रेन का भी 4 साल से जंग स्टार्ट है, गजा में भी आए दिन धमाके होते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में ये मामला है। और सो के ये दुनिया है, कोई जन्नत तो है ही नहीं, बस ठीक है, एक्सीडेंट भी होंगे, धमाके भी होंगे, हालात भी ख़राब होंगे, मसले मसाइल भी होंगे, फ्लड्स भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, मतलब मसाइल होंगे, लेकिन आप लोगों ने ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा। ये ऑप्टिमिस्टिक का जो मतलब है कि आप लोगों ने मुस्बत रहना है, आप लोगों ने बर्दाश्त से, हौसले से, टॉलरेंस से काम लेना होगा। आप लोगों ने बाकी जाहिल लोगों की तरह या आवाम की तरह बेवकूफ़ नहीं बनना, न इमोशनल बनना है, न रोना है, बल्कि आप लोगों ने, वो कहते हैं ना कि आपकी पर्सनालिटी में एक करिश्मा होना चाहिए। अब बाहर धूप भी होगा, गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगी, लेकिन स्टिल यू हैव टू डू ड्यूटी। तो यहाँ पे मतलब यही है कंक्लूजन का, एग्जामिनर आपके राइटिंग से देखना चाहता है कि ये जो बंदा है ये ब्यूरोक्रेसी के लिए सुटेबल है या नहीं। तो वो देखता है कि आप पेसिमिस्ट है या ऑप्टिमिस्ट है। पेसिमिस्ट वही बंदा होता है जो हर जगह पे बुराई को या बैड चीज़ों को देखता है। ऑप्टिमिस्टिक वही होता है जो कहता है कि बस ठीक है, मामलात ख़राब है, लेकिन हम फिर भी चिल में है, देखेंगे हो जाएगा, हम हल निकालेंगे। तो आपका फोकस हमेशा सल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपने मायूसी के वक्त भी, आपने फिर भी हौसले से, कॉन्फिडेंस से आपने काम लेना होगा, आपने स्पीड फास्ट रहना होगा। अगर आपको कहे कि आप चले जाओ बलूचिस्तान में ड्यूटी के लिए, आप कहोगे कि नहीं, वहाँ पे तो हालात ख़राब है, वहाँ पे तो रेल पे भी ब्लास्ट होते, वहाँ पे तो आर्मी के जवान जो है वो, उन पे भी IED ब्लास्ट से उनको ब्लो ऑफ किया जाता है। तो इसका तो फिर मतलब यही है ना कि अगर आप नहीं जाओगे तो वहाँ पे सिस्टम नहीं चलेगा, जब सिस्टम नहीं चलेगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मुल्क चलेगा। तो आपने जाना होगा, जो भी होगा आपने जाना होगा। तो ये मतलब आपको दिखाता है ना कि स्टिल यू हैव टू ड्यूटी, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्जाम में ये चीज़ इस तरह हमसे पूछी गई थी, बट अगेन यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक व्यू का मतलब यही है कि गर्मी है तो क्या, इसका हल किया है, सैलाब आया है, हल किया है, तूफान आया है, हल किया है, मसले मसाइल है, जेंडर इनइक्वलिटी है, सल्यूशन किया है, आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, सल्यूशन किया है, ठीक है, पाकिस्तान में आए दिन डकैती का वाकयात होते हैं, सल्यूशन किया है। पुलिस में 100 मसले होंगे, लेकिन पुलिस में कुछ अच्छे लोग भी होंगे, पुलिस स्टिल बहुत अच्छा काम करता है, इसी वजह से तो अभी आप लोग क्लास लेते हैं, मैं भी सुकून में हूँ, आप भी लोग शायद सुकून में होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि बस सब कुछ खराब है, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग जब सोचते हैं ना,
वी पुट ऑल एग्स इन वन बकेट। तो आपने हर किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बनना, ठीक है। हर जगह पे गलत लोग भी होते तो वहाँ पे 100 अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे। तो इसी वजह से आप लोग सबसे पहले अपने सोच को मतलब ठीक करें, उसके बाद अपने पर्सनालिटी को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को ऐसा बनाए ना कि आपसे लोगों को उम्मीद नजर आए, आपके पर्सनालिटी से लोगों को हौसला मिले। अगर आप भी मायूस होंगे तो आपके पेरेंट्स का क्या बनेगा, आपके मुल्क का क्या बनेगा, आपके नीचे जो लोग हैं सबॉर्डिनेट है उनका क्या बनेगा। तो इसका मतलब यही है जो मैं समझाना चाहता हूँ। अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन विल प्रोवाइड अ सेंस ऑफ क्लोजर to essay while placing your concepts again in a somewhat wider context। कंक्लूजन में ऐसा नहीं है कि आपसे आपने जो टॉपिक में लिखा है ना उसके हिसाब से आप कंक्लूजन बना के दो। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आउटलाइन में आपने एक चीज़ लिखा नहीं है और आप बाहर से आइडियाज़ ले आओ और पेपर में लिखो, ऐसा नहीं होगा। जब आपने कंक्लूजन में कुछ आउटलाइन में जो कुछ लिखा होगा, आपने एक एक आउटलाइन पे चूंकि पैराग्राफ लिखना है, तो कंक्लूजन भी आपके पास एक होल पैराग्राफ है कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो जो जो चीज़ आपने आउटलाइन में लिखा है ना, तो वही चीज़ आपने फिर कंक्लूजन में कंक्लूड करना है। यू हैव टू समराइज। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपके आउटलाइन में ना हो अगर आपने यहाँ पे लिखा तो इसका मतलब यही है कि आपने तो टॉपिक को तो वायलेट किया, या आपने तो अपने टॉपिक के साथ इनजस्टिस किया, क्योंकि आपने आउटलाइन में एक आउटलाइन का मतलब यही है जो चीज़ आपने आउटलाइन में मेंशन किया है वही चीज़ पे आपने बॉडी पैराग्राफ में आगे उन पे लिखना है। तो जो चीज़ यहाँ पे नहीं है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये चीज़ वो आप यहाँ पे भी लिखो। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखना है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। अच्छा, कंक्लूजन का सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर यही है ना कि सबसे पहले आप लोग थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे, या जहाँ पे आप लोगों ने कंक्लूजन लिखना होगा तो आप अच्छी बात यही है कि आप लिखे टू सम अप, इन अ नटशेल, इन कंक्लूजन, ऑल इन ऑल। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स को आपको पता होना चाहिए कि कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर, तो ये डिस्कोर्स मार्कर है ना, तो पहले ये लगाओ, उसके बाद आपने क्या लिखना है। उसके बाद आगे आप लोगों ने लिखना है। अच्छा, आपको मैं एक नॉर्मल एक चीज़ बताते चलूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, लिखा है जनरल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, प्राइमरी स्टेटमेंट, सेकेंडरी स्टेटमेंट, तीसरे स्टेटमेंट। तो कंक्लूजन में हम नॉर्मली जो हम कंक्लूजन लिखते हैं तो सबसे पहले हम कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर लिखते हैं, ठीक है। ऐसे का जो इंट्रोडक्शन होता है जनरल स्टेटमेंट, बॉडी एंड थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट हम हमेशा इंट्रोडक्शन के एंड पे लिखते हैं, लेकिन कंक्लूजन में जो थीसिस स्टेटमेंट होता है उनको हम मतलब उनको न्यू स्टाइल में, या मतलब उनके अल्फाज को माइनर सा चेंज करके, उसका एक्सप्रेशन चेंज करके हम टॉप पे लिखते हैं। उसके बाद आप देख ले कि जनरल स्टेटमेंट देन टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब आपको ये जो जिस टीचर्स को या जिस प्लेटफॉर्म को आई एम फॉलोइंग, तो शायद आपको बाकी टीचर कुछ और कहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट चीज़ें यही है एंड कंक्लूजन में, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टॉप पे भी बताया। उसके बाद एडिशनल स्टेटमेंट किया है। एडिशनल स्टेटमेंट वही है, मैंने कहा है ना कि ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। तो कॉजेज भी आपके पास प्राइमरी स्टेटमेंट है। अभी कॉजेज में आपने लेट सपोज 10 पॉइंट्स लिखी, कंसिक्वेंसेज में आपने 10 पॉइंट लिखी, लेकिन आपने सोल्यूशन भी दिया। सोल्यूशन चूंकि आपसे आपसे मांगा नहीं है, तो ये आपके पास सेकेंडरी स्टेटमेंट बन गया। प्राइमरी स्टेटमेंट आपके पास कॉजेज है एंड कंसिक्वेंसेज है। जनरल स्टेटमेंट वैसे कॉमन सेंस की बात है। जनरल स्टेटमेंट यही है कि अगर आपसे ग्लोबल वार्मिंग का पूछा है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से अगर आपने 3 सेंटेंसेस जनरल लिखी तो 3 सेंटेंसेस स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखो, या ग्लोबल वार्मिंग का जो डिफिनीशन है उसको अपने अल्फाज में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। तो उस कंटेक्स में आप इसको यू लिख सकते हैं। तो ये है आपके पास। और आपने 30 स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, जो आपका स्टांस है। लेकिन आपने जब कंक्लूजन को कंक्लूड करना हो तो आपने होपफुल वे में, यू कैन से कि आपने ऑप्टिमिस्टिक वे में उसको कंक्लूड करना होता है, ठीक है। अभी आपको अगर मैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे के स्ट्रक्चर का बताऊं, अच्छा अभी आप देख लो खुद।
रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है आपके पास कंक्लूडिंग डिस्कोर्स मार्कर है। ओपनिंग स्टेटमेंट, तो इसमें तीन आपके पास जनरल स्टेटमेंट बन गए, सेंटेंसेस बन गए। तीन आपके पास स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स बन गई। एडिशनल स्टेटमेंट आपका स्टांस, तो सबसे पहले अपना स्टांस पुट करोगे। आर्गुमेंटेटिव से का यही मतलब है ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि जेंडर इक्वेलिटी इज अ मिथ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो जेंडर इक्वेलिटी है या दुनिया में, ये मिथ है। मिथ का मतलब ये है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो अगर आप वैसे सच भी देख लो ना, तो पाकिस्तान आर्मी में कितने मर्द है कितने खवातीन हैं। जुडिशरी में देख ले, बाकी नेशनल असम्बली में देख ले, सूबाई असम्बलियों में देख ले, सेनेट में देख ले, तो वहां पे आपको तो लगता है कि ना कि वहां पे मेल डोमिनेंसी है। तो इसका तो मतलब यही है कि अगर जेंडर इक्वलिटी होती तो 50% मेल होते, 50% फीमेल्स होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेल बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स कम है। तो इसका मतलब है कि जेंडर इक्वलिटी मिथ इसी वजह से है क्योंकि आपको मुल्क के सबसे जो कानून साज इदारा है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है यही चीज़। तो इन पे सबसे पहले आपका स्टांस, तो लेट सपोज अगर 12 सेंटेंसेस है, तो आपका स्टांस मेजर स्टांस है, तो आप बेशक 8-10 सेंटेंसेस आपका स्टांस होना चाहिए। आप 2-3 सेंटेंसेस अपोनेंट का स्टांस लेके एंड पे आपका जो तीस स्टेटमेंट है, मतलब जो आपका सिंथेसिस है या जो आपका स्टांस है, वो आप अगेन पूरे होल ऐसे का 1 to 2 सेंटेंस में उसको आप कंक्लूड करें। ऐसे के हवाले से जो टीचर्स बताते हैं, वैसे हर टीचर का अपना एक मेथड है। लेकिन अगर मेरा मानना है ना, तो मैं आपको ये कहूँगा ना कि जब आपको पेपर दिया जाता है, तो सबसे पहले बस आपके पास चॉकलेट हो, पानी हो, आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। एनर्जी ड्रिंक्स अगर आपके पास हो वो भी ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी होगा ना तो आपका दिमाग भी चलेगा। आपने लेट सपोज कॉफ़ी या चाय वगैरह ली हो, तो आपका दिमाग डेफिनेटली काम करेगा। रात से आपने अगर प्रॉपर नींद ली होगी ना, तो डेफिनेटली इट विल बी इजियर फॉर यू। स्टूडेंट्स का मसला यही है कि पूरा साल या तो टिकटॉक में या बाकी चीज़ों में मगन होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के रात पे उनको फिर 4 बजे तक स्टडी याद हो जाता है। तो अल्लाह के बंदो, पूरा साल अगर ज़ाया किया है तो बस एग्ज़ाम के रात पे भी सुकून से सो जाओ। मैंने रिसेंट पास्ट में इवन 2-3 साल से, शायद 2 साल से, मैं जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए जाता हूँ सुकून से रात में सो जाता हूँ। ठीक है, बस पास होगा ठीक है, ना हो तो बस जाने दे। यकीन माने, जिस रात पे सबसे बेस्ट नींद लेता लेता हूँ ना, अगले दिन सबसे बेस्ट रिजल्ट उसी टेस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग काम करता है, आप एक्टिव होते हैं, आपका दिमाग फ्रेश होता है। तो इसी वजह से ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये साइकोलॉजी का टॉपिक है। ये मैं आप लोगों को वैसे वहाँ पे भी समझा दूंगा, लेकिन प्लीज़ अच्छी बात यही है कि एग्ज़ाम के रात पे आप अच्छी नींद लें, सुबह जाते हुए बात लें, अपने आप को फ्रेश रखें, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, बाइक पे ना जाए, एक्सीडेंट का मसला ना हो जाए, टैक्सी पे जाए, आपके पास अपना ऑटो हो उस पे जाए, या आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा बेशक 2 घंटे पहले निकले, क्योंकि पाकिस्तान में नेट का, सिग्नल का, रोड्स ब्लॉकेट का कुछ पता नहीं चलता। तो ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में पहले से होना चाहिए। ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट्स ऑफिशियल है, वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। CNIC कभी गलती में ना भूले, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं जब भी एग्ज़ाम पे लिए जाता हूँ ना, तो सबसे पहले अपने जेब पे हाथ रखता हूँ। मैं एक सोचता हूँ ऐसा ना हो कि चल पैसे तो वापस आ जाएंगे, मोबाइल भी वापस आता है, लेकिन आपका सीना इसी चला गया, व्हाट यू विल डू बिकॉज दे विल नॉट अलाउ यू इन द एग्ज़ाम। तो ये आपका सीना इसी, वो चीज़ें भी काफ़ी रेलेवेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, ठीक है, जाओ अपना एग्ज़ाम हॉल सबसे पहले देखो। 2024 में जब आप एग्ज़ाम में थे, तो आपको पता है एक दिन पेशावर में यूं हुआ ना कि इतना तेज बारिश कि आपकी हद से ज्यादा, हम एक्सीडेंट से बाल बाल बच गए। जब एग्जाम पे पहुंचे, मतलब हम बिल्कुल भीग गए थे बारिश में। और आपको पता है जब हम हॉल पे पहुंचे तो वहां पे एक फीमेल आई, उसको गलती में एक सेंटर दिया था। वो जब कमीशन के हॉल पे आई, उनको बताया कि आपका तो हॉल 20-25 किलोमीटर के फासले पे है और पेपर स्टार्ट होने वाला था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अ, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में लेट सपोज आपको लेट, तो पहले इजाज़त भी नहीं मिलेगी, लेकिन इजाज़त मिल भी गई
तो आपसे तो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट का टाइम चला गया, तो बस आपका एग्ज़ाम चला गया। तो इसी वजह से टाइम पे जाए। जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो सबसे पहले आपके पास 10 टॉपिक्स होती है। एक टॉपिक को 1-2 मिनट के लिए सोचिए, अगले टॉपिक को, अगले टॉपिक को, अगले टॉपिक को, अगले टॉपिक को। जो टॉपिक आपके दिल पे लगे, तो उस टॉपिक के साथ आप फिर उनको साइड पे लेके, अब पेपर के आपको पता है पीएससी का जो वो होता है ना, 30 पेजेस होती है मैक्सिमम। अभी नहीं पता कि ज़्यादा है या कम, लेकिन हमारे टाइम पे इतना ही था। तो लास्ट जो 2 पेजेस होती है ना, आप उन पे रफ वर्क लेके, अपना टॉपिक लेके ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट करे, आइडियाज लिखते जाए, लिखते जाए, लिखते जाए। तो सबसे पहले आपको बेशक 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, ये कोई सहीफा नहीं है कि यहाँ पे 10 मिनट लग गए तो बस आप लोगों ने 10 मिनट से पहले मतलब। तो ये बेशक 5 मिनट में चूज करे, 6 मिनट में, 7 मिनट में। उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड आउटलाइंस। तो 45 + 10 55, जब आप लोग लाइंस ड्रा करते जाओगे ना एग्जाम में, तो 5 मिनट उन पे लगेगा। तो 1 घंटा तो अल्लाह के बंदो आपसे निकल गया। अभी आप मुझे बताओ कि अगर आपने 2000 अल्फाज लिखने हैं, आपके पास 2 घंटे का टाइम है, 120 मिनट का टाइम है। 120 मिनट में कितने सेकंड मिनट से मतलब ओके, 2 आवर है, 120 मिनट है। अभी आप मुझे बताओ कि एक पैराग्राफ, लेट सपोज आपने 20 पैराग्राफ्स लिखने हैं, तो 120 मिनट है आपके पास। और अगर आपने 20 पैराग्राफ लिखना है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ में आपको कितना टाइम लगेगा। लेट सपोज आपने 6 मिनट में या 7 मिनट में एक पैराग्राफ लिखना है, 6 सेंटेंसेस की। आपकी राइटिंग में इतना स्पीड है, आपकी ग्रामर इस लेवल पे है कि अगर आप लिखते जाओ तो आपसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होगी। आप में इतना दम है, आप नीट एंड क्लीन लिखो। आप में इतना टैलेंट है कि आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद अगला लिखा, उसके बाद अगला लिखा। टॉपिक भी आपने सही लिखा है, नॉलेज भी आपके दिमाग में पहले से है। आप टाइम को भी साथ साथ देखते हैं, आप पे कोई प्रेशर भी नहीं है। ठीक है, आपका दिमाग भी रिलैक्स है। 3 घंटे का टाइम है, 1 घंटा तो आपसे टॉपिक सिलेक्शन में, आउटलाइन बनाने में, टॉपिक चूज करने में, पेपर में लाइन ड्रा करने में लग जाएगा। अभी आपके पास जब 2 घंटे का टाइम है, उसमें आपने बेहतरीन इंट्रोडक्शन भी लिखना है, सबसे डिसेंट कंक्लूजन भी लिखना है, और दरमियान में आपने बॉडी पैराग्राफ्स भी लिखने हैं। इसी वजह से कहते हैं ना कि सीएसएस नॉलेज का एग्जाम नहीं है, सीएसएस रिटन एग्जाम है, सीएसएस लिखाई का एग्जाम है। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि पूरा साल एकेडमीज ने एक तमाशा बनाया है ऐसे के हवाले से, लेकिन अल्लाह के बंदे, तो आपका तो प्रॉपर लिखाई है 2 घंटों का। और अगर 3 घंटे भी लेट सपोज हम ले ले, तो 3 घंटे का काम है। लोग 5-5 साल, 3-3 साल, 2-2 साल लगाते हैं इन 3 घंटों के लिए। आपको पता है ऐसे जो है ना, ये एक सवाल है, बाकी पेपर में 4 सवालात होते हैं, ऐसे में एक सवाल है। आपसे 10 टॉपिक में, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास इतना चॉइस है कि 10 बंदों में से आपने एक चूज करना है। वो भी आपको पहले से पता भी होता है कि यही टॉपिक आएगा, या इस थीम पे अगर मैंने काम किया तो शायद यहाँ से मेरा ऐसे हो जाएगा। ऐसे मुश्किल नहीं है। ऐसे के हवाले से मार्केट में वो कहते हैं ना कि वाहियात किस्म की चीज़ें मार्केट में पोबिया। क्योंकि जब तक आपने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं किया है, जब तक आपने स्टूडेंट को बेवकूफ़ नहीं बनाया है, एकेडमीज के पास लोग नहीं आएंगे। एकेडमी के टीचर के पास जब स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो उनको पैसे कहाँ से आएंगे। और साथ साथ में उनकी जो इतनी शाहाना ज़िंदगी है उनके पास, वो तमाम चीज़ें तो फिर ये कहाँ से आएगी। इसी वजह से वो कहते हैं ना कि आवाम को, स्टूडेंट को इतना बेवकूफ़ बनाओ, उनको इतना डराओ, उनको ऐसे ऐसे बातें कहा बनाओ, सुनाओ, कि बस वो कहे कि अगर आप नहीं होंगे ना, या ये एकेडमी नहीं होगी, तो बस मेरे ज़िंदगी में पता नहीं क्या होगा। इसी वजह से बेवकूफ़ ना बने। आप लोगों के पास दिमाग है, आप लोग माशाल्लाह 16 ईयर एजुकेशन आप लोगों ने किया है। काफ़ी लोग हैं बलूचिस्तान से, फाटा से, सिंध से आते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद भी कभी ज़िंदगी में न देखा है न देखा होगा। उनका भी सीएसएस पास होता है। घर पे बैठ के सुकून से, स्कूल में बैठ के, कितने लोग के जो प्राइमरी स्कूल टीचर थे उन्होंने सीएसएस पास किया। तो ये आपको जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आजकल वो जो बना है ना टिकटॉक पे, वो तमाम चीज़ें उनसे निकलें, अपने आप पे काम स्टार्ट करें।
और सबसे अच्छी बात यही है कि CSS है रिटन एग्जाम। यकीन माने आपको हर पेपर में 4 सवाल करना है। एक सवाल के लिए कम बेश 35 मिनट का टाइम बचता है। इस 35 मिनट में आपने जो भी लिखा, अच्छा लिखा, चार्ट्स बनाए, फ्लो चार्ट्स बनाए, डायग्राम्स आपने बनाए, आपने बेहतरीन लिखाई की, क्वेश्चन को समझा, डिमांड ऑफ द टॉपिक आपने फुल किया। बस एग्जामिनर ये नहीं देखता कि सामने विशाल बैठा है या सामने गुलनाज बैठी है। एग्जामिनर को ये नहीं पता कि विशाल 10 साल से CSS के स्टडीज में इन्वॉल्व है। न एग्जामिनर को ये पता है कि जीशान 5 महीनों से CSS में इन्वॉल्व है। उनको ने ये देखना है कि आपने जो कुछ लिखा है ठीक लिखा है। अच्छा, उनको दे दो मार्क्स। अच्छा, इस बंदे ने क्वेश्चन सही लिखा है, ठीक है, उसको स्कोर दे दो। अच्छा, इसने पेपर अच्छा लिखा है, स्कोर दे दो। बेशक आपके 5 साल की तैयारी हो, गलत लिखा है, फेल कर दो। वहां पे आपके मतलब एग्जामिनर को ये नहीं पता चलता कि आप कौन है, ना उनकी आपके साथ कोई ज्यादा दुश्मनी है। तो ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है। 4 साल के सवाल के लिए उतना नॉलेज आपको चाहिए कि बस वहां पे आप लिख भी पाओ। आपके पास बेशक अफलातून जैसा नॉलेज हो, लेकिन 4 सवाल आपको नहीं आते तो नॉलेज का क्या फायदा। आपके पास बेशक आपने इतने नोट्स बनाए हो कि आपके हाथ, वो कहते हैं ना कि आपके हाथ में सोजन आई हो, आपके हाथ में स्वेलिंग आई हो, एग्जामिनर को इनसे क्या लेना देना। बेशक आप ChatGPT से सीखो, वो कहते हैं ना, लेकिन एग्जामिनर को सवालात का जवाबात दो। उनको बस आपके सवाल का जवाब चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि आपने किस एकेडमी से सीखा है, उनको ये नहीं चाहिए कि आपने कौन से टीचर से क्लासेस लिए। उसने जो पूछा है वो आपने लिखना है, बात खत्म। बाकी सब्जेक्ट्स तो ठीक है, 4 सवाल की जगह पे 3 सवाल भी लिखो, बेशक 100 में से 60 नंबर भी ले लो। अगले बंदे ने शायद 70 स्कोर लिया होगा। लेकिन जो ऐसे सब्जेक्ट है, इस दफ़ा CSS के ऐसे जो टॉपर है, उसका तकरीबन 42 स्कोर था, परसे में 40 स्कोर था। तो वो बंदे भी कोई इतने आसमान से नहीं आए हैं, उनका भी 40 पे पास होता है। मतलब वो कहते हैं ना कि सर पे पास होना, बस वो कहते हैं ना कि बस शुक्र है पास हो गया। तो आप लोग KPK के इस दफ़ा जो टॉपर्स हैं, उनको भी उनका DMC जाके देख ले। आपको पता चल जाएगा कि ऐसे में बस पास होना है, पर ऐसे में पास होना है। तो अगर पास होना है तो 40 नंबर के लिए उतना काम करो कि बस आपका काम हो जाए। तो ये 40 नंबर किस तरह आएगा? टॉपिक सही लिखो, स्ट्रक्चर सही लिखो, ग्रामर को सही बनाओ, इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दो। जब आपकी राइटिंग में मिस्टेक्स ख़त्म हो जाएगी ना, और आपके पास नॉलेज होगा, कंटेंट होगा, यकीन माने ऐसे आपका इस तरह निकलेगा कि आपके सोच से भी ज़्यादा। आपको पता है इसी ऐसे स्पेशल एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे नमूने पास हुए हैं। मेरे खुद अपने काफ़ी स्टूडेंट हैं। मैं आपको बहुत यकीन के साथ कहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 10 पेपर फेल है, कसम खुदा के उनका ऐसे पास है। वो कहते हैं कि सर हमने कभी जिंदगी में पैराग्राफ सही तरह नहीं लिखी फिर भी ऐसे पास है। चल वो तो स्पेशल एग्जाम था, इस तरह के लोग पास होते हैं हर साल। ठीक है, पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत कुछ चलता है, लेकिन सच बात बताऊं कि बहुत नॉर्मल लोग भी CSS में पास होते हैं। एग्जामिनर ये नहीं देखता कि मेरे पास कितना नॉलेज है, बस आपने बेशक सिंपल लिखा हो, सही लिखा हो। एग्जामिनर ये नहीं देखता कि इस बंदे के पास प्राइवेट एजुकेशन है, इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। नो, एग्जामिनर ने क्लाइमेट चेंज पे पूछा, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की है, आपने टॉपिक सही लिखा है, आपकी राइटिंग ठीक है, आपने कंटेंट सही डाला है, आपने पैराग्राफ सही लिखा है, बात खत्म। और उसने आपको 40 पे पास करना है। तो ये चीज़ समझे कि ऐसे में टॉपिक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गलत टॉपिक चूज़ किया, बस आपकी बात ख़त्म। मिसाल के तौर पे आपने जाना है इस्लामाबाद, आप कराची के बस में बैठे हो ना, तो आपने जितना भी सफ़र किया, एग्जामिनर को इस्लामाबाद तक पहुंचना है, आपने कराची में बैठे हो, तो मतलब वो तो बात ख़त्म है। टॉपिक गलत चूज़ किया, बात ख़त्म, आगे वो देखेगा भी नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कि आपने रैंडम नॉलेज इनकलकेट किया, तो डेफिनेटली एग्जामिनर तो ये भी देखता है ना कि कल को आप अगर ACDC आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तो आप में कितना पंक्चुअलिटी है, आप कितना डिसिप्लिन है, आपके चीज़ों में कितना तरतीब है। क्योंकि कल को आपने मुल्क चलाना है, ज़िला चलाना है, तो आपके काम में भी आपका डिसिप्लिन नज़र आना चाहिए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपके रैंडम आइडियाज सिस्टमेटिक एंड स्ट्रीमलाइन फॉर्म में हो जाती है। उसके बाद आउटलाइंस। तो आउटलाइन आप कोई भी बुक उठा के देख लो, तो सबसे पहले कंटेंट लिखा होता है। तो कंटेंट का मतलब है जो जो यहाँ पे चीज़ है वो आगे
हर चैप्टर में या यूनिट में डिस्कस होगा। यही है ऐसे का प्रॉपर स्ट्रक्चर। ये था आज लास्ट क्लास, कल से हम वापस ग्रामर पे आएंगे। आप ये तमाम के तमाम लेक्चर्स देख ले। सबसे पहले आउटलाइन, ऐसे, टाइप्स ऑफ ऐसे, आउटलाइन, टाइप्स ऑफ आउटलाइन। उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ पे दो क्लासेस हैं, वो भी सुन लें। आज कंक्लूजन का क्लास था, ये भी आप लोग सुन लें। ये पीडीएफ आप लोग ले लें, इसका प्रिंट आउट निकालें, इन पे सही रट्टा लगाएं, कंसेप्ट बनाएं। फिर अपने लिए 2-3 हज़ार का पेजेस लें, ठीक है। और आपके पास 10-12 दस्ते सुकून से आ जाएंगे। फिर अपने साथ ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट रखें। यूनिबॉल वैसे बहुत अच्छा बॉल पॉइंट है, वो आपके पास हो वो भी बेस्ट है। जापान इज बेस्ट टेक्नोलॉजी है, सिंपल है, 300-400 का मिलता है। उसके बाद बस लिखे लिखे लिखे। मुझसे इवैल्यूएशन करना चाहे मोस्ट वेलकम, किसी भी टीचर से करना चाहे मोस्ट वेलकम। इवैल्यूएशन के लिए मंथली फ़ी पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी मैंने जस्ट 6,000 रखा है। डाउन टाइम्स के स्टूडेंट्स के लिए 5,000 महीना, जितना आप लोग बेचना चाहे। बाकी इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स कंटेंट है, क्लासेस है, उसका मैं अलग से फ़ी लेता हूँ। लेकिन मेन चीज़ जो है, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो, आपको क्लासेस भी हेल्प देगी, लेकिन इवैल्यूएशन आपको बहुत हेल्प देगी। तो क्लासेस बेशक ले, इसमें नॉलेज सीखे, कंटेंट सीखे, ग्रामर सीखे। लेकिन अगर आप लोगों ने मुसलसल कंटिन्यूएशन में इवैल्यूएशन की, तो इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 months आपकी राइटिंग में उस हद तक मेच्योरिटी आ जाएगी। आपको उतने मिस्टेक्स का पता चल जाएगा, इतने मिस्टेक्स का, कि इंशाल्लाह द सेम मिस्टेक्स यू विल नॉट रिपीट इन द फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल ऐसे। तो जब फाइनल ऐसे आपका अच्छा होगा, आप क्वालिफायर होंगे, आपको जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास घर आएगा, आपके पास रिश्ते आएंगे, आपकी फैमिली लाइफ बनेगी, आपकी ज़िंदगी में वो कहते हैं ना कि खुशी आ सकती है। तो बस यही जिंदगी है। बाकी सीएसएस करने से भी कोई आसमान तक आज तक नहीं पहुंचा। और जिनका ना हुआ वो भी जिंदगी गुजारते हैं, वो भी चिल में है, ठीक है। काफी लोग हैं जिनका ना हुआ वो फिर भी मजे में है, जिनका हुआ वो भी मजे में है। तो बस यही है ना कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय करें, सीखें, समझें, जानें, लिखें, इवैल्यूएशन लें। जिंदगी बहुत हसीन है। इसको सीखने में, सिखाने में स्पेंड करें। इंशाल्लाह आपके नसीब में होगा, अल्लाह आपको देगा। आपके नसीब में ना हो तो आपको पता है ना कि मतलब फिर आप जो कुछ भी करें, रिज़्क ये अल्लाह के हाथ में है। जिसने, अल्लाह ने आपके लिए जिस जगह पे लिखा होगा, अगर सीएसएस में होगा तो सीएसएस में मिलेगा, ना हो आपके पास जितना भी नॉलेज होगा फिर भी, अगर अल्लाह को मंजूर ना हो तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क। तो अच्छी बात यही है कि इस प्रोसेस को एंजॉय करें, सीखें, समझें, लिखें, अपना 100% इनपुट डालें। उसके बाद जो नतीजा है ना वो अल्लाह पे रहने दें। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी थका हूँ क्योंकि आज एमपीटी के हवाले से काफ़ी लोगों के साथ डिस्कस किया। तो कल भी क्लास होगा, कोर्स कंटेंट इंशाल्लाह सुबह से मैं आपको बताता रहूँगा कि आज कौन सा क्लास होगा। लेकिन ये ऐसे के हवाले से जो लेक्चर्स है, इसको आप लोग लाजमी लाजमी सुने, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस बार तो नेगेटिव मार्किंग का नहीं पता, लेकिन अगेन इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं एमपीटी के क्लास में आप लोगों को फिर बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। तो आज ये कंक्लूजन वाला टॉपिक था, इसको आप लोग लाजमी देख ले, पीडीएफ में आप लोगों को भेज दूंगा। थैंक यू सो मच।